नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के स्थानीय नीति से क्यों है दिक्कत, सीएम ने पूछे सवाल। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को जमशेदपुर में कहा कि देश के हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति है, तो झारखंड में इस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है। राज्यपाल का स्थानीय नीति विधेयक लौटाने पर मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में हुई खातियानी जोहर यात्रा में दो टूक कहा। झारखंड में जो स्थानीय नीति की बात करेगा वही झारखंडी कहलाएगा। जिस तरह CNT SPT एक्ट ने अब तक झारखंड वासियों को अस्तित्व बचा रखा है, उसी तरह 1932 का खतियान भी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को रक्षा कवच बनेगा। यह हमारी अगली पीढ़ी यानी आदिवासी मूलवासी के बच्चों को नौकरी को सुरक्षित करेगा। उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान झारखंडियों के हित में है, लेकिन यूपी बिहार से आए लोगों को यह कानून रास नहीं आ रहा है। उनके पेट में दर्द हो रहा है। गवर्नर भी उनके साथ दिख रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमारे विरोधियों की कोशिश हर हाल में खतियान कानून को निरस्त करना है, लेकिन हम इसे हर हाल में लागू करा के ही दम लेंगे। धनबाद के बहुमंजिला आशीर्वाद टावर में भीषण आग, 10 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 14 की मौत, कई घायल। बता दें कि झारखंड के धनबाद जिले में शक्ति मंदिर रोड स्थित आशीर्वाद टावर में मंगलवार शाम को भीषण आग लग गई, जिसमें 14 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस अग्निकांड में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धनबाद के जोड़ा फाटक इलाके में आशीर्वाद टावर में आग मंगलवार शाम 6 बजे लगी। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि आशीर्वाद टावर के एक फ्लैट में विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। सबसे पहले आग इसी फ्लैट में लगी और फैलकर विकराल रूप धारण कर लिया। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस अग्निकांड में 10 महिलाओं और 3 बच्चे समेत 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। विधानसभा कोर कमेटियों की संयुक्त बैठक करेंगे। अमित शाह देवघर में ही करेंगे राजमहल लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटियों की बैठक। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री 4 फरवरी को देवघर आएंगे, पर वे इस बार साहिबगंज नहीं जाएंगे। देवघर में ही राजमहल लोकसभा और उस क्षेत्र की विधानसभा कोर कमेटियों की संयुक्त बैठक करेंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। गौरतलब है कि राज्य के 2 संसदीय क्षेत्र चाईबासा और राजमहल में भाजपा पिछले चुनाव में पराजित हुई थी। लोकसभा प्रवास योजना के अंतर्गत इस बार इन दोनों सीटों को जीतने का निश्चय पार्टी ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं चाईबासा और राजमहल की कमान संभाली है। उन्होंने चाईबासा से लोकसभा चुनाव 2024 का संगठन किया था। महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी, बाद में आम सभा भी की थी। ऐसा समझा जा रहा था कि 4 फरवरी को देवघर यात्रा क्रम में वे साहिबगंज में ऐसा ही कार्यक्रम करेंगे, पर समय की कमी को देखते हुए ऐसा संभव नहीं होगा। बिल राज्यपाल ने लौटाया, झामुमो ने भाजपा का पुतला दहन किया। बता दें कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार को लौटा दिया। इसके विरोध में झामुमो ने मंगलवार को भाजपा का पुतला जलाया। स्थानीय एल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए रांची जिला झामुमो अध्यक्ष मुश्ताक आलम ने कहा कि भाजपा के इशारे पर राज्यपाल ने राज्य सरकार को स्थानीय विधेयक वापस किया है। भाजपा झारखंडी हितों की अनदेखी कर यहाँ के मूलवासियों आदिवासियों के अस्तित्व को मिटा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि झामुमो भाजपा के कुकृत्य को जनता के बीच उजागर करेगी। कार्यक्रम में जिला सचिव हेमलाल मुर्मू, सन्नूर मंसूरी, पवन जेडिया, अश्विनी शर्मा, जनक नायक समेत अन्य शामिल हुए। काके विधायक समरीलाल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश निरस्त। बता दें कि जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के मामले में काके विधानसभा क्षेत्र के विधायक समरीलाल को झारखंड हाईकोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार की जाति छानबीन समिति द्वारा समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने संबंधी विधेयक को निरस्त कर दिया। अदालत ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्रार्थी के जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के पूर्व माधुरी पाटिल के जजमेंट के अनुसार विजिलेंस कमेटी से जांच नहीं कराई गई। इस मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए आदेश को निरस्त करते हुए वापस राज्य सरकार के पास भेजा जाता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मामले को सरकार के पास रिमांड बैक कर रहे हैं। सरकार विजिलेंस कमेटी बनाकर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र की जांच करा सकती है। गणतंत्र दिवस के झांकियों में जनजातीय मंत्रालय के झांकी को प्रथम स्थान, अर्जुन मुंडा ने कही ये बात। बता दें कि भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकली भव्य परेड में केंद्रीय मंत्रालयों के साथ साथ राज्य के झांकी का भी प्रदर्शन किया गया था। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा ने यह स्वीकार ग्रहण किया। पुरस्कार ग्रहण के बाद श्री मुंडा ने अपने मंत्रालय की इस उपलब्धि पर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह में देश भर के जनजातीय अतिथियों और झांकी कलाकारों के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होने का अवसर मिला। आज का यह समारोह मंत्रालय के लिए इसलिए भी उपलब्धियों का रहा क्योंकि कल ही मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की झांकियों में मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में श्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार हासिल किया।
रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 4 नॉमिनेशन बिके, नामांकन नहीं, चुनावी तैयारी पर क्या बोली डीसी माधवी मिश्रा। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे व निर्वाची पदाधिकारी मो जावेद हुसैन के साथ समाहरणालय में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 जनवरी 2023 को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद कल मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। नामांकन 7 फरवरी तक सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अनुमंडल कार्यालय में किया जाएगा और स्क्रूटनी 8 फरवरी को सुबह 11 बजे से शुरू होगी। 10 फरवरी को अपराह्न 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 2 मार्च को होगी। 4 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा जबकि किसी ने नामांकन नहीं किया। मिड डे मील घोटाले में बड़ा खुलासा, आरोपी संजय तिवारी ने बिरसा मुंडा जेल में रहकर लिया ठेका। बता दें कि मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने जेल में रहकर ठेका हासिल किया। फर्जी नाम से ईमेल और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अपने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया, साथ ही अपने कर्मचारियों के नाम से जारी किए गए 8 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। ईडी की ओर से की जा रही 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले की जांच के दौरान उक्त जानकारियां मिली है। ईडी की जांच में यह पाया गया कि संजय तिवारी ने सुमन परिवार के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया। इसके अलावा एक ईमेल आईडी paridasuman389@gmail.com बनाया। इन अकाउंट को जेल से ऑपरेट किया। उसके कर्मचारियों ने इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी को फॉलो भी किया। जांच के दौरान यह भी पाया गया है कि संजय तिवारी ने जेल से 8 अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों और अपने पारिवारिक सदस्यों को फोन किया और अपने व्यापारिक गतिविधियों को चलाने सहित अन्य मामलों में दिशा निर्देश दिए। सभी सिम कार्ड संजय तिवारी के जल जाने के बाद उसके ड्राइवर, कुछ कंपनी के निदेशक सहित अन्य कर्मचारियों के नाम से जारी किए गए थे। झारखंड सरकार और राजभवन के बीच फंसा है विधेयक, अब राज्यपाल ने मंत्री को चर्चा के लिए बुलाया। बता दें कि झारखंड सरकार कृषि और पशुधन विपणन विधेयक 2022 को लेकर सरकार और राजभवन के बीच पेच फंसा हुआ है। यह विधेयक पिछले बजट सत्र में 24 मार्च को विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया। राज्यपाल ने इस विधेयक को आपत्ति के साथ लौटा दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस विधेयक को पिछले शीतकालीन सत्र के 24 दिसंबर को पारित कर दोबारा राज्यपाल के पास भेजा था। अब इस विधेयक पर राज्यपाल ने विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख को चर्चा के लिए बुलाया। मंगलवार को राज्यपाल के साथ मंत्री व विभागीय अधिकारियों की इस मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन मंत्री ने 1 दिन का समय मांग लिया। इधर देर शाम को लेकर विभाग में हलचल रही। बताया जा रहा है कि बुधवार को कृषि मंत्री इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चर्चा करेंगे, जिसके बाद तय होगा कि वह राज्यपाल से मिलने जाएंगे या नहीं। झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए मारामारी, 11,000 पदों के लिए 8 लाख आवेदन, 14 परीक्षा के जरिए होगी नियुक्ति। बता दें कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में झारखंड का हर युवा सरकारी नौकरी की चाहत रखता है। वर्ष 2023 में बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। पिछले वर्ष ही कम से कम 11,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। सरकारी नौकरी के प्रति झारखंड के युवाओं को आकर्षण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन 11,000 पदों के लिए करीब 8 लाख आवेदन जेपीएससी को पहुंचे थे, यानी एक पद के लिए 72 से ज्यादा दावेदार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें कुल 11,000 पदों के लिए 8 लाख युवाओं ने आवेदन जमा किया था। इन 11,000 पदों को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए भरा जाना है। जेपीएससी की ओर से इसके लिए 14 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। उसमें सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को ही सरकारी नौकरी मिल पाएगी। सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को झारखंड सरकार का तोहफा, मिलेगी हर माह पेंशन, जाने कैसे होंगे इसके हकदार। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले 40 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को राज्य सरकार 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। खिलाड़ियों को पेंशन योजना के तहत आजीवन हर माह पेंशन दी जाएगी। हालांकि नौकरी करने वाले खिलाड़ियों को पेंशन नहीं मिलेगी। झारखंड खेल नीति 2022 के आलोक में खेल विभाग ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किया है। पदक जीतने वाले खिलाड़ी को मृत्यु होने पर उसके बच्चों या आश्रित पति पत्नी को 5,000 रुपए मासिक देने का प्रावधान किया गया है। पेंशनधारियों को यह राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इससे आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार या ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने व कॉमनवेल्थ या एशियन खेलों के पदक विजेता सेवानिवृत्त खिलाड़ी पेंशन के योग्य होंगे। इसके अलावा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी पेंशन का अधिकारी माना गया है। ऑनलाइन होगी ममता वाहन की व्यवस्था, अब झारखंड सरकार मरीजों पर करेगी ज्यादा खर्च, जाने नई दरें। बता दें कि झारखंड की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं को अस्पताल पहुंचाने व घर लाने के लिए संचालित ममता वाहनों पर राज्य सरकार अब अधिक राशि खर्च करेगी। ममता वाहन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी ऑनलाइन व्यवस्थाएं की जाएगी। इन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे और इसका संचालन एकीकृत कॉल सेंटर से होगा। राज्य सरकार ने ममता वाहन पर प्रति मरीज खर्च होने वाली अधिकतम राशि 800 रुपए से बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी है। इसी के साथ ही ममता वाहनों पर खर्च की गई नई दरें के साथ साथ पिछले साल राज्य में शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस सेवा के लिए भी दर तय कर दी है। ममता वाहन लाभुकों को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रथम 6 किलोमीटर के लिए एकमुश्त 500 रुपए तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर 13 रुपए की दर से भुगतान होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।